जो चूँकि चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इस वजह से आपने कोई टेंशन नहीं लेनी इस बात की। कुछ थ्योरीज़ हैं और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से जो मिल्सबर्ग का रोल था वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है। अब टॉपिक पे ज़रा गौर करें तो उसने कहा हुआ है कि मिल्सबर्ग 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन को सिंपली आप टाइप्स कह लें। अगर आप लोग थोड़ा सा आईटी ओरिएंटेड हैं तो आपको आइडिया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के तहत कोई चीज़ काम कर रही है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब जैसे आपका मोबाइल है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो इट मीन्स कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो चेंज हो गई हैं। आपका कोई मतलब आईटी के वाले से आप उसमें आईपी एड्रेस होते हैं, ये वो सारा कुछ, मतलब उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें तो सारा कुछ चेंज हो जाता है, इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो ये भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है। तो मिन्सबर्ग ने कहा था कि 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब है यहाँ पे? बिल्डिंग, आप देखें, आपने सुना होगा कि ये बिल्डिंग है जी, इतने मंजिल की बिल्डिंग है, इतने इसमें फ्लोर हैं, ये है वो है। तो बेसिकली वो सारा कुछ मिलके आपकी एक बिल्डिंग को बना रहा होता है। इसी तरह मिन्सबर्ग ने कहा कि 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, वो बिल्डिंग ब्लॉक जिक्र करने से पहले मेन चीज़ क्या है, उसने कहा कि मिन्सबर्ग ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा, आपके जो प्लान्स हैं उन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन हो। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि आप उन प्लान्स को एक्चुअली परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कन्वर्जन ऑफ प्लान्स, किसमें? परफॉर्मेंस में। तो आप अपने प्लान्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? परफॉर्मेंस में। और डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि जो परफॉर्मेंस है वो एक्शन से ही आती है। अगर एक्शन इन्वॉल्व हैं तो आप परफॉर्म करेंगे, एक्शंस नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। तो बेसिकली हमें दो चीज़ों का पता चल गया। एक, मिन्सबर्ग ने जिक्र किया कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होती वहाँ पे चीज़ें आपकी इनफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको याद रखने के लिए अगर आप ये इस लाइन को रट्टा नहीं भी मारते कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इनटू एक्शंस या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, तो इट इज़ क्वाइट श्योर कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा जब होगी तो इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक किससे है? आपकी परफॉर्मेंस से। और आप परफॉर्म क्या करते हैं? जो आपकी कोई प्लानिंग होती है, जो आपकी कोई स्ट्रेटजी होती है, उसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ भी इसने फिर बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरीज विद डिफरेंसेस इन प्रोसेसेस एंड इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके समझने के लिए। वो कहता है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, वो आपके प्रोसेस और आपके रिलेशनशिप्स की बेस पे वेरी करता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, या हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर उसने क्या बताया? उसने कहा कि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स कह लें या बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें। ठीक है, वो आपके पास मौजूद है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसने कहा डायग्राम में दिए हुए हैं। The way in which entity is organized most effectively and the way its processes and relationship operate depends upon the कौन से एलिमेंट यहाँ पे उसके डोमिनेंट है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि जिस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी या जिस तरीके से उसके रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, बिल्ड होंगे, ऑपरेट होंगे, वो किस चीज़ पे बेस कर रही है कि कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा कि ये आपका टॉप लेवल है, ये आपका मिडिल लेवल है और ये आपका ऑपरेशनल लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है। उसने कहा है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं या 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक लेवल, यहाँ पे उसने लिख लिया स्ट्रेटेजिक अपेक्स।
अपेक्स का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊपर। तो स्ट्रेटेजी का अपेक्स का मतलब क्या हुआ? द टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपका सेम टू सेम स्ट्रेटेजी के लेवल ही है। फॉलो कर रहे हैं बात को? यस यस सर। सर। फिर वो कहता है ऑपरेटिंग कोर। कोर मतलब मेन लोग आपके, जो ऑपरेटिंग कोर का मतलब द बेसिक वर्क एंड इंडिविजुअल्स कैरिंग आउट दिस वर्क। दिस वर्क मतलब वो लोग जो आपकी उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कोर, ऑपरेशनल। ठीक है। तीसरे नंबर पर कहता है मिडिल लाइन। अब मिडिल लाइन का मतलब ऑपरेटिंग कोर और स्ट्रेटेजिक अपेक्स के दरमियान में जो लोग हैं। ठीक है। और वो कहता है मैनेजर्स एंड द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन बिटवीन। ठीक है। मतलब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये क्या हो गए? ये हो गए मैनेजर्स। ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग कोर, और इसके दरमियान में ये लोग जो हैं, ठीक है, ये लोग क्या हैं? बेसिकली आपकी मिडिल लाइन मैनेजमेंट है। ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये लोग, इनको टैक्टिकल क्यों कहा जाता है? बताइएगा ज़रा, आपको बीसी में बताया था मैंने। टैक्टिकल लेवल इसका नाम क्यों है? भूल गए हैं? नहीं पता तो बता दें कि नहीं पता। भूल गए हैं सर। सर याद। ये इसके 3 लेवल्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रेटेजिक होता है, और जो मिडल होता है वो टैक्टिकल होता है, और सबसे जो लोअर होता है वो ऑपरेशनल होता है सर। तो जो मिडल जो होता है टैक्टिकल, उसमें पीयर्स होते हैं आपस में। और ये पढ़ा था कि हमने, पीयर्स कम्युनिकेशन होती है सर उनके आपस में, उनका रिलेशनशिप होता है आपस में। वर्ड है टैक्ट। टैक्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने इनफॉर्मली भी ये वर्ड सुना होगा कहीं पे, यार वो फलाने बंदे जो बड़े टैक्ट हैं। टैक्ट का मतलब क्या है? टैक्ट इज अबाउट योर इंटेलिजेंस, सर समझदारी। स्किल कोई। एक्चुअली दिस इज अ स्किल। ठीक है। तो टेक्टिकल आपको याद होगा, जब मैंने आपको ये बताया था तो अभी आपको याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि ये एक आपका, ये आपकी पिरामिड है। यहाँ पे सीनियर लोग हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यहाँ पे ऑपरेशनल लोग हैं। ये है टेक्टिकल लेवल। यहाँ पे नॉर्मली होते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स ने इनको भी देखना है और मैनेजर्स ने इनको भी देखना है। इनसे काम लेना है, इनको काम बताना है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, अब समझदारी से काम करना है। तो समझदारी का मतलब क्या हुआ? टैक्ट। तो टैक्ट से वर्ड निकला टैक्टिकल। ठीक है। याद आया? यस सर। तो टैक्टिकल लेवल, ठीक है, मतलब मैनेजर्स एंड द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन बिटवीन। मैनेजर्स कौन हो गए? आपके लीडर्स हो गए, जो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और उसके नीचे ऑपरेशनल लोग हो गए। तो ये आपकी मिडिल लाइन बनती है। फिर वो कहते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ भी यहाँ पे होता है। स्पोर्ट्स स्टाफ में क्या क्या आ जाता है? आपका क्लीनिंग स्टाफ हो गया, आपके रिपेयर मेंटेनेंस वाले बंदे हो गए, कुछ सेक्रेटरी ये बोल, ये सारे, मतलब ये स्पोर्ट्स स्टाफ इन अ सेंस कि ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम को। एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज टेक्नो स्ट्रक्चर। टेक्नो, टेक्नो का वर्ड कहाँ से निकला है? कॉमन सेंस। टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ी सी इसमें चेंजिंग लेके आए तो क्या इसको कह टेक्निकल। सकते हैं? टेक्निकल। एग्जैक्टली, टेक्निकल। ऐसे लोग जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल में आईटी, आपके अकाउंटेंट्स, ये लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है। तो 5 आपके एलिमेंट्स हो गए: स्ट्रेटेजिक अपेक्स, ऑपरेटिंग कोर, मिडल लाइन, स्पोर्ट स्टाफ एंड टेक्नो स्ट्रक्चर। अच्छा, अब सर टेक्नो ये स्ट्रक्चर की ऑपरेटिंग कोर कौन हो सकते हैं? दोबारा पूछे। सर ये ऑपरेटिंग कोर कौन हो सकते बेटा ऑपरेटिंग कोर बेसिकली वो लोग हैं जो ऑपरेशंस को देख रहे हैं, ऑपरेशंस को कर रहे हैं।
जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, फंक्शनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सर इसमें लेमैन आ जाएगा सर। लेबर इसमें आ सकते हैं। लेमैन बेसिकली कह सकते हैं फोरमैन, किसी हद तक। फोरमैन सर कह ले, फोरमैन या लेमैन। हाँ, सुपरवाइजर टाइप हो गए, फोरमैन टाइप हो गए, ये लोग जो हैं उनको बताया जाता है कि भाई यह काम एंजोन है, उन्होंने कहा ठीक है जी एंज हो जाएगा, आपने इंस्ट्रक्ट करना है उसको, उसने उसके मुताबिक काम ले लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज़ है, ऑपरेटिंग कोर में एक और चीज़ भी है। जैसे मैंने आपको अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक फैक्ट्री है जिसमें शर्ट्स बन रही हैं। अब वहाँ पे जो शर्ट्स बना रहे हैं ना, बनाने वाले, ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग कोर में आएंगे क्योंकि वो एक्चुअली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। टेक्नो स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग कोर में माइट भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। यस सर। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। जैद, आप तो पठान भी हो और इमरान खान को भी सपोर्ट करते हो। नहीं सर। नहीं करते, चलो। आपको याद होगा असद उमर का नाम सुना होगा आप सबने। यस यस सर। सर। यस सर। असद उमर को जब वजीर खजाना लगाया गया था तो किस बेस पे लगाया गया था? सर वो उसकी पिछली एक्सपीरियंस पे है। एक्सपीरियंस। आपको तो पता है उसकी असद सैलरी उमर तो नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नो नहीं सर, सर, मैंने वो सुना वो आईपीएस से पढ़ा हुआ था। क्यों, तो एमबीए। आईबीएस है नहीं? मैंने सुना। जी सर पता। सर सर शुक्र जाती सर थी है। असद उमर चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। नहीं सर, आईबीएस से एमबीए किया हुआ है। पक्की सर बात है? आईबीएस एमबीए किया है और साथ का। यस सर। तो आपको तो बड़ी जानकारी है भाई फिर। अच्छा, इसहाक डार क्या है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीए। वो चार्टर्ड अकाउंट। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपने एंग्रो फूड्स का नाम सुना होगा। यस सर। जी जी सर सर। पता। अब एंग्रो फूड्स में काम करते हुए, ठीक है, असद उमर ने ज़ाहिर बात है अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया होगा, अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ पे उसने यूज़ की होंगी। एक ऐसा इदारा जो मतलब डेफिसिट मतलब जा रहा था और उसके बाद उसने आके अपनी सर्विसेज दी, और कहा जाता है कि वो 70 लाख रुपए तनख्वाह भी लेता था। यस सर। 6.6 मिलियन थी सर। कितनी? 6.6 मिलियन यानी 66 लाख। आओ चलो यार, 66-70 ही होगी ना, ठीक है। अब इतनी तनख्वाह बंदा ले रहा है, जी सर। अब वो बंदा अपनी तनख्वाह छोड़ के अगर आपके मुल्क का जो फिनांस सिस्टम है उसको संभाल रहा है, तो वो क्यों संभाल रहा है? क्यों? क्योंकि एट दैट मोमेंट दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ टेक्नो स्ट्रक्चर। क्योंकि उसके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं जो वो मामला को समझता है उस बेस पे। अच्छा, अब हम ना बेसिकली हम अपने कल्चर की बात नहीं कर रहे कि हमारे कल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता, किसको रखा जाता है किसको नहीं रखा जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे कि टेक्नो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मतलब, अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि एक इदारे के साथ मतलब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और मैंने वहाँ पे एज ए एडवाइजरी मेंबर मैंने काम करना है उनके साथ। अब वो जो एडवाइजरी मेंबर के तौर पर मैंने काम करना है, वो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे डेली के कोई 1.5-2 घंटे उनके साथ यूटिलाइज करने पड़ते हैं। मैं उन्हें टाइम भी देता हूँ, मैं उन्हें मशवरे भी देता हूँ, मैं उन्हें ये भी कहता हूँ कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना बेसिकली, वो ये नहीं है कि मैं वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए स्ट्रेटजिक अपेक्स काम कर रहा हूँ, वो मैं एज ए टेक्नो स्ट्रक्चर काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल एक्टिविटीज़ को समझता हूँ। अच्छा, अब इसमें देखें, माइट भी आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी आए और इस तरह पढ़ाया भी जाता है मार्केट में कि टेक्नो स्ट्रक्चर है तो इट मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सर ये जो टेक्नो स्ट्रक्चर है, सर ये जो टेक्नो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सर जो, जैसे आपने अपनी अभी एग्जांपल दी है एडवाइजरी की सर, तो आप तो एज ए नॉन एग्जेक्टिव पर्सन काम कर रहे हैं, तो सर इसमें नॉन एग्जेक्टिव भी आएंगे और एग्जेक्टिव भी आएंगे या सिर्फ नॉन एग्जेक्टिव ही आएंगे? नहीं, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं नॉन एग्जेक्टिव में आऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पे फुल टाइम अपना अपनी जो सर्विसेज है वो नहीं दे रहा एज ए कंसल्टेंट, ठीक है। जब आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ना तो आप नॉन एग्जेक्टिव में आते हैं, तो लेकिन सर उनकी ये एडवाइजरी, एग्जेक्टिव,
उनके techno एडवाइजरी में बोर्ड का मेंबर हूँ। सुने मैं बताता हूँ, जो लोग वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो उस इदारे का CEO हो सकता है, उस इदारे का प्रिंसिपल हो सकता है, उस इदारे का वाइस प्रिंसिपल हो सकता है। जो लोग वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, फुल टाइम अपने आप को वहाँ पे डिवोट कर रहे हैं, वो आपके आ जाएंगे उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में। मेरे जैसे जो बंदे हैं, मेरे जैसे बंदे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं। आप इसको ना, मैं आपको मजीद आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखो, टेक्नो का जो वर्ड है ना, ये निकला टेक्निक से। टेक्नो, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, ये सारे आपस में मिलते जुलते वर्ड हैं। तो ये जो बताया जाता है ना कि टेक्नो स्ट्रक्चर इज अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली टेक्नोलॉजी बेटा। आप कोई भी टेक्निक अपने किसी भी, आप उस चीज़ की बेस पे, अपने किसी एक्सपर्टीज की बेस पे आप उनको टेक्निकली आप उनको एडवाइस कर रहे हैं या आप वहाँ पे अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन टेक्नो स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम इज देयर कि हमारा यहाँ पे एक रट्टा रटाया सिस्टम है कि टेक्नो स्ट्रक्चर है तो टेक्नोलॉजी। इवन कि आप इस एग्जांपल भी देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, IT स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तो दोनों का तलब टेक्नोलॉजी के साथ है तो वो टेक्नो स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है भाई, लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी उस टेक्निक की बेस पे आपको सर्व कर रहे होते हैं। देखो, मार्केट में कितने सारे बिजनेसमैन हैं, मार्केट में कितने सारे सेल्समैन हैं। अगर सारे ही सेल्समैन हैं तो सारों की सेल एक जैसी होती है? नहीं होती। हर सेल्समैन के पास अपनी एक डिफरेंट टेक्निक है, हर के पास अपनी कुछ एक्सपर्टीज है, वो उनके मुताबिक अपने आप को लेके चलता है, उसके मुताबिक वो बिजनेस भी जनरेट कर रहा है। तो टेक्नो स्ट्रक्चर इज नॉट लिमिटेड टू योर टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट योर टेक्निक। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जरूरी है कि ये जो टेक्नो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वही लोग हैं जो एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, या बाहर से भी No. सर्विसेज जैसे आउटसोर्सिंग के से भी ये ले सकते हैं सर्विसेज, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, आप इसको आउटसोर्सिंग में भी ले सकते हैं, आप इसको इंटरनल रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। चलें, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम सिर्फ IT को फोकस कर लेते हैं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको IT की सर्विसेज चाहिए किसी के, मतलब आजकल सारे इदारे आपको पता है LMS पे काम कर रहे हैं, उनका अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उस पर यूज़र नेम है, ID दिए, वो सारा LMS है ना। अब Yes. कोई भी LMS जो है ना 100% आपका नहीं है भाई, 100% कोई भी LMS इदारे का नहीं होता। आप सिर्फ उस LMS के ज़रिए सर्विसेज गेन करते हैं, और वो जो पार्टी है, जो LMS प्रोवाइडर है, वो आपको सर्विसेज दे रही है। हाँ, आपको कैसी सर्विस चाहिए उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। अच्छा भाई, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसका इंटरफेस चेंज कर दो, इसका फ्रंट चेंज कर दो, बैक एंड पे ये हो जाए। मतलब जैसे लेक्चर्स हैं LMS में पढ़े हैं आपके, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे। अब इसी इंडस्ट्री में बहुत सारी डेवलपमेंट आ गई है, अब आप नहीं डाउनलोड कर सकते, इवन कि आप अपनी रजिस्टर्ड डिवाइस के साथ ही वो लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली टेक्नो स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जो अपनी टेक्निक की बेस पे, ठीक है, आपके साथ लगे होते हैं। और वो अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल का कंसेप्ट मैं आपको एक और समझा दूं, आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप किसी टीम को हायर करते हैं और आपने कहा कि ठीक है, जैसे HR की एग्जांपल ले लें, HR की एग्जांपल में आपको तो ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, पहले लोग खुद इंटरव्यू करते थे, अपनी टीम बैठती थी, लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे। आप अब क्या हुआ है, HR फर्म्स आ गई हुई हैं, HR कंसल्टेंसीज आ गई हुई हैं। आप जस्ट उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो खुद ही इंटरव्यू कॉल करते हैं, खुद ही बंदे बुलाते हैं, खुद ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बंदे होते हैं 1 2 3, वो आपको रेफर कर देते हैं, और आप उन 1 2 3 बंदों को बुलाते हैं, उनका आपने इंटरव्यू कर लिया और उसके बाद आपने पता रख लिया। तो क्या सर ये इस तरह तो टेक्निकल वो फिर सर इस तरह तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है ना सर। वो जो कंपनी है जिसको आप हायर कर रहे हैं, वो HR कंपनी जो है अपने बंदे भी रखवा सकती है सर। बट बीइंग अ पॉजिटिव एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, हम ये नेगेटिविटी क्यों सोचें कि ऐसा हो सकता है। हम
बीइंग अ प्रोफेशनल ये क्यों ना सोचें कि जो काम भी होगा वो बिल्कुल एक मेयार के मुताबिक होगा। तो सर अभी एक जो आपने जो कंपनी है क्वेश्चन वो किया है ना अपना पिछला, एचआर क्यों नहीं डिपार्टमेंट, मैं आपको बताता हूँ जो अभी कंपनी आपने का अपना पिछला भी तो क्वेश्चन, एचआर डिपार्टमेंट होता है। बेटा मैं बताता हूँ, अभी जो आपका पिछला क्वेश्चन था ना फेवरेटिज्म वाला, वो फेवरेटिज्म हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया ये कल्चरल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है। रही बात आपकी कि क्यों नहीं वो अपना एचआर डिपार्टमेंट बनाते, अब एचआर डिपार्टमेंट बनाने के लिए देखो आपको कम से कम वहाँ पे कम से कम आपको एचआर मैनेजर चाहिए जिसको आपने पे करना है, ठीक है। नंबर 2 आपको टीम चाहिए। नंबर 3 आप एडवर्टाइज करते हैं, उसके लिए आपको, अगर हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं तो उसके लिए आपको डिजिटल टीम चाहिए, सोशल मीडिया ऑपरेट जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो चाहिए आपको। फिर उसके बाद बंदे आते हैं, इंटरव्यू करने आपने, इंटरव्यू करने के लिए आपको वहाँ पे भी टीम चाहिए जो वहाँ पे बैठेगी अपना टाइम लगाएगी। तो लोगों के पास अब टाइम नहीं है भाई। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है यार, मैंने खुद पिछले दोनों ड्राइवर रखे हैं, ठीक है, बड़े सारे रेफरेंसेस थे, उन्हें मैंने कहा हुआ था, उन्होंने कभी उसे भेज उसे भेज उसे भेज, अल्टीमेटली ठीक है इतफाक से मुझे एक दिन मैसेज आता है मेरे नंबर पे कि हम ये सर्विस दे रहे हैं। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मुझे एक ड्राइवर चाहिए, ये वो सारा, वो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अगले दिन बंदा लेके आ गया मेरे से। 1 महीने में 1.5 महीने में मेरे से बंदा नहीं था सिलेक्ट हो रहा, लेकिन वो एक दिन में बंदा लेके आ गए। और यकीन करें वो बड़ा बेहतरीन बंदा, काम शाम के वाले से काम को समझता है, रिस्पेक्ट के वाले से जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो सारा कुछ। तो बेसिकली देखें बात वही आ जाती है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का हमने एलिमेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आउटसोर्सिंग में, यहां पे भी वो चीज इंप्लाई होती है आपकी। फॉलो करें बात को बेटा? यस सर। यस सर। तो टेक्नो स्ट्रक्चर इज अबाउट टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि आपने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, यस सर, ठीक है। ऐसा भी है, देखा मैंने। देखें अब वो जो पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक अनपढ़ बंदा, वैसे देखा जाए तो अनपढ़ बंदा कैसे एक पढ़ी लिखी टीम को लेके चल सकता है? बिल्कुल है सर। वो एक्सपीरियंस के मैंने जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज देखी है, वो कंपनी में अगर होता है तो वो अक्सर अपने एक्सपीरियंस की वजह से होता है, या फिर जो नॉलेज उसको होता है। स्किल्स उनके पास, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, बेसिकली इट्स अबाउट टेक्निकल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी। एक मैकेनिक है, मैं अपनी गाड़ियों को काम जिससे करवाता हूँ, आप बिलीव करेंगे कि वो बंदा डीएचए में रहता है, मैकेनिक है, डीएचए में उसका 10 माले का घर है, ठीक है, और वो बंदा ऑर्डर लेता है, और ऑर्डर लेने के बाद वो बंदा आगे रेफर कर देता है जिस एरिया में जो भी उसकी, मतलब उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। मैं गार्डन में बैठा हूँ ना, तो गार्डन टाउन में वो रेफर कर देगा, वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे आगे उसकी अपनी टीम बैठी हुई है, बंदा वही है मेन, ठीक है, लेकिन उसने अपना बिजनेस चलाया हुआ है। ये भी एक टेक्निकल काम है ना। तो अब उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्निक पे काम कर रही है। टेक्नोलॉजी यार बेसिकली ना, मैं आपको मजीद वाज़ेह कर दूं, हम लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को रिलेट कर दिया हुआ है कंप्यूटर के साथ, ऐसा नहीं है, ठीक। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इश्यूज, आपको यहाँ पे लोग चाहिए होते हैं आपके। यार ये जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं ये क्या करते हैं? डू यू थिंक कि एडवाइजरी वाले जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक अपेक्स का हिस्सा होते हैं? नो सर, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड। नो सर। कंसल्टेंसी के पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं पैसे? क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज होता है। यस सर, समझ आ गया सर। एडवाइजरी से दे सकता हूँ जी। सॉरी दोबारा बताइएगा। मैंने कहा सर वैसे ये जो सीएज होते हैं ये भी टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, ये किस किस्म की होती हैं? अच्छा, इसमें फिर वही 2 बातें आ जाएंगी जहां से आपने बात शुरू की थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर सीए तो अकाउंटेंट नहीं होता सर?
नहीं यार, मतलब सीए अकाउंटेंट नहीं होता, ये किसने कहा है आपको? सर ठीक है, वो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की सारी हम स्टडी करते हैं, मगर कहते तो सर ये अकाउंटेंट ही है, कहलाते तो ये यही है। मैं आपको अगर अपना एक्सपोजर या अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो इस टाइम दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बैठा होगा। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट अबाउट ओनली अकाउंटेंट्स, नॉट ओनली अबाउट अकाउंट्स, ठीक है? जो टैक्स का काम देख रहे हैं वो टेक्नो स्ट्रक्चर है भाई, आपके साथ अटैच है। जो लीगल एडवाइज़र होते हैं वो टेक्नो स्ट्रक्चर है, वो आपको एडवाइस करते हैं लीगली, उनकी अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं लॉ के वाले से, वो आपको एडवाइस करते हैं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ऑडिट वाले टेक्नो स्ट्रक्चर है। बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर, ठीक होगा। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने कह दिया ना, आईटी स्पेशलिस्ट हो गए या अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है? अदरवाइज आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी फील्ड भाई टेक्नो स्ट्रक्चर पे बेस करती है। बंदा पैसे कमाता है अपनी टेक्निक। यार एक वकील है, वकील टेक्नो स्ट्रक्चर है भाई, वकील टेक्नो स्ट्रक्चर के खाते में आएगा। फिल्मों में नहीं देखा आपने? मतलब एक वकील है, वो केस लड़ता है, मतलब हर चीज़ आपके पास मौजूद है, वो केस लड़ता है, वो केस जीत जाते हैं आप लोग। मतलब हर चीज़ आपके अगेंस्ट भी है, फिर भी केस जीत जाते हैं। क्यों? अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे वो जीत रहा है ना। यस सर, इसकी समझ आ गई सर। अब आप ऑपरेटिंग कोर समझा रहे। अच्छा, अब पीछे रह गया ऑपरेटिंग कोर। दाऊद, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और मैं विद ड्यू अपॉलॉजी मैं आपको दोबारा ये बताना पसंद करूंगा कि ये वाली जो चीज़ मार्केट में पढ़ाई जाती है ना, वो यही पढ़ाई जाती है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो टेक्नो स्ट्रक्चर है। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट Yes, sir. टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट टेक्निक। अच्छा, वापस आते हैं हम ऑपरेटिंग कोर पे। ऑपरेशनल लेवल पढ़ा था जैद बेटा आपने? यस सर। ऑपरेशनल लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में इस टाइम? सर जो लास्ट लेवल पे काम करते हैं सर, फंक्शनल काम जो करते थे। फंक्शनल काम, ठीक है? फंक्शनल काम कौन करता है? लेबर्स। लेबर होगी। आप लेबर के बगैर काम कर सकते हैं? नो सर। आपने एक इदारा बनाया, उस इदारे के आप सीईओ हैं, नीचे आपने एक दो चार पांच मैनेजर्स रख लिए। मैनेजर्स के बाद अब देखो ना कि मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर सारे काम खुद नहीं करेगा। इवन के मैनेजर ने कोई फोटोकॉपी करवानी है, कोई किसी को भेजना है, कुछ कोई पैकिंग करनी है, वो नहीं करेगा मैनेजर। उसके लिए नीचे आपके पास ऑपरेशनल स्टाफ होता है, आप उनसे करवाते हैं, ठीक है? तो ये जो मिडिल लाइन है ना, बेसिकली सॉरी मिडिल लाइन कह रहा हूँ, जो ऑपरेटिंग कोर है, बेसिकली ऑपरेटिंग कोर वो है, तो उस पे बुक पे भी सामने लिखा हुआ है कैरिंग आउट दिस वर्क, जो कैरी करते हैं उस चीज को, ये ऑपरेटिंग कोर है जिसके थ्रू ये काम होने हैं। आप किसी भी इदारे का विजिट कर लो, किसी भी इदारे का, जो ऑपरेटिंग कोर है ना, जो एक्चुअली वहां पे काम वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो वहीं के वहीं बैठे होते हैं। किसी भी इदारे का विजिट कर लो, यस। ठीक है? अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, किसी इदारे को विजिट कर लो, आपको 2 साल बाद भी वही बंदा नजर आएगा। एडमिशन डिपार्टमेंट, आपको वही बंदा नजर आएगा। क्यों? कि ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। समझ ली बात को? यस सर। सर तो ये टेक्नो स्ट्रक्चर और ये सपोर्ट स्टाफ सर, ये मिडल लाइन में आएंगे, साथ साथ इनके साइड बाय साइड आएंगे। देखो, अल्टीमेटली हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। कॉन्टिंजेंसी sir. थ्योरी में क्या बताती थी? कॉन्टिंजेंसी थ्योरी में ये बताती थी, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हम उन पैरामीटर्स की बेस पे अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे। यस सर। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस है
जहाँ पे आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर क्या करेगा? देखो मेरी बात सुनो, आप लोग ऊबर करीम से वाकिफ हो, नाम सुना होगा आपने, यूज़ भी की होगी कभी ना कभी। यस सर। यस सर। जब तक ऊबर क्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या रिक्शे वाला, टैक्सी वाला कभी आपने देखा था उसको मोबाइल से ऑपरेट करते हुए? नो सर। नो सर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से पहले ये आप ना मेन बुलेवार्ड पे कभी जाए ना, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड जहाँ पे ऑफिस सेंटर ये वो, उसके साथ आगे एक पूरी का पूरी एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। वहाँ पे आप कभी भी चले जाए ना, वहाँ पे आपको कम से कम 40-50 गाड़ियाँ खड़ी नजर आती हैं, वो भी टैक्सी का काम करते थे। लेकिन शायद अब आपको नजर ना आए, क्योंकि उबर क्रीम के बाद उनका खाता क्लोज हो गया। ये होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कुछ किसी का कुछ बन जाता है, किसी का खत्म हो जाता है। अच्छा, अब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि इससे पहले उनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं थी यार, ठीक है। कस्टमर, वॉक इन कस्टमर आता था, आके गाड़ी बुक करता था, लेके चला जाता था, सर्विस दे देते थे, बात खत्म। मैनुअल होता था सारा कुछ। लेकिन इन चीज़ों को उबर क्रीम के बैकएंड पे कुछ लोग बैठे हैं ना जो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। एक्चुअली दोज आर टेक्नो स्ट्रक्चर, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहे हैं अपनी। आप किसी एडवाइजर को ले आओ कि भाईजान ये हमें बता दें, ये मसला हमारा काम नहीं चल रहा। अच्छा, कासम अली शाह साहब लेक्चर सुनते हैं आप लोग? यस सर। उन लेक्चर्स में उन्होंने बड़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनका जो मेन काम है वो ये लेक्चर्स नहीं है। वो बंदा एक्सपर्ट है एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स के आपका काम नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप उनको हायर करो, आप उनको कंसल्ट करो, उनकी जो फीस है वो आप दो, तो वो आपको जो है ना आगे अपनी कंसल्टेंसी दें। अब वो जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं ना बेटा, वो अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे दे रहे हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आया कैफ का, आपका मतलब आपका नहीं, किसी का भी कैफ का रिजल्ट आता है जिस दिन, उस दिन इदारों में कुछ लोग बकायदा सारा दिन 2 दिन गुजारते हैं सिर्फ इसलिए कि जी हम स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए बैठे हुए हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर पास हो गया है, रह गया है, उसको कोई समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करें, तो आके हमसे रब्ता करें। अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, ऐसा होता है। अब वो लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं सारा सारा दिन के लिए, भाई दे आर टेक्नो स्ट्रक्चर, वो उस टेक्नो स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। वो अपनी स्किल्स की बेस पे, अपनी टेक्निक्स की बेस पे, अपने टेक्निकल नॉलेज की बेस पे वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर आपने तो रिजल्ट का बेसिक, नाम लेकर डरा दिए सर। नहीं नहीं, डरना क्यों है अल्लाह माफ करे, डरना क्यों है? रिजल्ट क्या कहता है? क्या एक रिजल्ट आपकी शख्सियत को बना सकता है और बिगाड़ सकता है? मतलब एक रिजल्ट में इतनी ताकत कहां से आ गई? सर क्या परेशानी शुरू है। क्या एक रिजल्ट आपकी सारी जिंदगी का फैसला कर सकता है? नहीं सर। नो सर। किसने इजाजत दी है उस एक रिजल्ट को कि वो हमारे फ्यूचर का फैसला करे? इजी हो जाए दुनिया। यार देखो मेरी बात सुनो, जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, यकीन करें, दुनिया के बड़े बड़े मसले, मतलब दुनिया के अपने, दुनिया के तो खैर नहीं थे, अपने मसले ऐसे लगते थे कि यार पता नहीं आज आज आखिरी दिन है बस। मतलब जिस दिन एकेडमी से फुटा मारा और उस दिन घर में जाके अब्बा जी को पता लग गया कि एकेडमी से फुटा मार लिया इसने, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन लगता था, ठीक है। उस दिन ऐसे लगता कि आज दुनिया खत्म है बस। वो दिन भी गुजर गया, फिर उसके बाद और दिन, फिर और दिन, फिर और दिन, नया दिन, नए चैलेंजेस। मेन थिंग इज के हाउ कैपेबल यू आर टू डील विद दोज चैलेंजेस। मसले खत्म नहीं होने भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाओगे ना, फिर भी मसले नहीं खत्म होने, ये मेरे से लिखवा लो। यस सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक टीचर थे हमारे, वो भी बताया करते थे। वो सर सीआईए थे, टीपीए थे, सीएम में थे, एलएलबी की हुई थी, और सिर्फ वो ओवर क्वालिफाइड आप कहते हैं, वो भी यही कहते थे। यार मेरी बात सुनो, नबियों से अशरफ कोई हो सकता है? नहीं। नबियों के मसले कभी खत्म हो गए थे?
हम तो फिर इंसान हैं। नो सर। मतलब अब ये भी मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ ना कि हम तो फिर इंसान हैं। मतलब अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, अल्लाह के दोस्त, मतलब वो सारे जो लोग मतलब जो इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट हैं जो, ठीक है, जिनकी कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी की इस लेवल तक है, उनको कितनी सारी, आप और मैं अगर हम आज बैठ के इस चीज़ का वो कर लें ना, मुआखजा कर लें, तो मैं कम से कम आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा मुश्किलात उन नबियों ने देखी हैं ज़िंदगी में, मैंने तो देखा ही कुछ नहीं है। यस सर। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपकी आपकी लाइफ बगैर मसलों की हो जाएगी? बात फिर वहीं पे आ जाती है, मसला डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, डिफरेंस क्रिएट होता है आपके रिस्पॉन्स से, कि आप उस मसले को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। मेरी आज 2 बच्चों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर वो ऑनलाइन का मसला आता है, वो नेट नहीं होता, मतलब नेट होता भी है लेकिन ऑनलाइन की समझ नहीं आती, जो टीचर सामने बैठा हो उसकी समझ आती है, वो पेपर सितंबर में ही होने हैं लेकिन मसला ये है कि अब ऑनलाइन है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें ना। तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हम ना फिर लॉकडाउन खुलेगा तो फिर पढ़ेंगे। क्या आई कैप ने आपको एग्जामेशन दी है कि लॉकडाउन में आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी? नो सर। नो सर। तो मतलब ये होगा कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तो वही हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे। फ़र्क कहाँ से पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है हमारे रिस्पॉन्सेज से, कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन के आगे अपने आप को मतलब लेट डाउन कर रहे हैं, या हम उस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एवरी मैनेजर इज़ अ गुड मैनेजर अगर वो रिलेटेड सर्कमस्टांसिस में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे दे। और लिटरली आप ये जो इस टाइम मेरे पास इस टाइम जो 6 7 8 बच्चे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों की इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, एनी स्टूडेंट एनीवेयर, ये अप्रिसिएशन है कि आप लोग अपने आप को बाउंड कर रहे हैं। और बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में जाके देख लीजिएगा, आप लोग जो इस टाइम ऑनलाइन सिस्टम के तहत अपने आप को लेके चल रहे हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हमारी अटेम्प्ट टाइम पे हो, ये हो वो हो, और उन लोगों के साथ कंपेयर कर लेना जिन्होंने कहा था कि नहीं सॉरी हम ये नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं आती, झूठ बोलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो आपके ही क्लास फेलोज होंगे। आप अपना देख लीजिएगा और उनका देख लीजिएगा कि दोनों किस स्टेटस पे खड़े हैं। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सर्टिफिकेट है, आप ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है। डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा? डिफरेंस उस मेहनत से क्रिएट होगा जो उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपने दी हुई। जितना बड़ा नबी उतनी ज्यादा मुश्किलात, हिस्ट्री गवाह है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। जितना बड़ा नाम उतनी ज्यादा हर्डल्स, हिस्ट्री गवाह है, उठा के देख ले किसी भी किताब। तो ये तो बेसिकली जो मतलब बात किसी दूसरी तरफ निकल गई है। ये तो हम लोगों ने अपने माँ बाप को सेटिस्फाई कर लिया है कि सॉरी जी ऑनलाइन जो समझ नहीं आती, बस ठीक है 6 महीने सुकून से सो के गुजारेंगे, रोजे भी आ रहे हैं, कोई ये कोई वो। मतलब देखो ना, एक बंदा वो है जो रोज़ा रख के सो जाता है, ठीक है, एक बंदा वो है जो रोज़ा रख के नौकरी पे जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। मैंने मौलाना तारक जमील साहब का एक दफ़ा बयान सुना था, सुनता तो रहता हूँ, एक बयान मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि सारे मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अपना अपना हिसाब देने के बाद। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा है वो रात सारी याशी करता है और एक बंदा है वो रात सारी तहज्जुद में गुजारता है, इबादत में गुजारता है, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? है वो भी मुसलमान, एंड रिजल्ट सेम ही है, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो भाई फैसला तो आपका। सर सिस्टम कुछ लोगों सबके ने लिए तो सर इसको बड़ा समझ लेंगे सर, एफिशिएंटली लिया है, इसको पॉजिटिव वे में लिया सर ये लॉकडाउन को, क्योंकि सर इसमें टाइम ज़्यादा है और करने को कुछ नहीं है। मेरे तो इवन दोस्त ने अकाउंटिंग और एफएआर वन एक साथ ही किया। बेटा करने वाले ना कर जाते हैं, जिन्होंने करना है ना उन्होंने कर लेना, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए बहाने। खैर
टेक्नो स्ट्रक्चर से बात करते करते हमारी बात टेक्निकली कहीं और निकल गई। जो 5 एलिमेंट्स हैं वो आपको समझ आ गई है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम दूसरा मेरा जो हमेशा से सवाल होता है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो बात फिर वही है कि आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रेटेजिक अपेक्ट का काम है, ये ऑपरेटिंग कोर का काम है, ये मिडल लाइन का काम है, ये सपोर्ट स्टाफ का काम है, या ये टेक्नो स्ट्रक्चर का काम है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। क्लियर? सर आपने जो कल क्वेश्चन दिया था उस टॉपिक से रिलेटेड था सर। एग्जैक्टली। और मैंने आपको क्या कहा था कि हम इसको कल डिस्कस करेंगे, यस सर, अभी पता चला सर। और आपको Yes. कल क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो जब आज आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। यस सर। बचपन में आपको याद होगा कि जो बच्चा अगले दिन का सबक थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आता था ना, उसको ज़्यादा समझ आती थी। यस सर। Yes, sir. कल मैंने आपको अगले दिन का सबक दिया था। अच्छा जी, उसके बाद इसी बंदे ने कहा कि 6 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस, या उसको आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। नंबर 1 को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल। एंटरप्रेन्योरियल पढ़ा था हमने? यस सर। ठीक हो गया। अब एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर वो एक ही बात है। वो कहता है कि लीडर्स गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस एंड मेजर डिसीजंस। यहाँ पे जो मेजर रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? आपके लीडर प्ले कर रहे हैं। दिस इज फाउंड इन एन एंटरप्रेन्योरियल कंपनी। उस कंपनी में आपको चीजें नजर आएगी जो एंटरप्रेन्योरियल है। देयर इज नो मिडल लाइन। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, यहाँ पे मिडल लाइन नहीं होती। क्यों? मिडल लाइन का मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर सीनियर होते हैं, नीचे ऑपरेशनल लोग होते हैं। सीनियर ने ऑपरेशनल से काम लेना है, बात खत्म। ठीक है। देयर इज आल्सो लिटिल और नो सपोर्ट स्टाफ और टेक्नो स्ट्रक्चर। यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ भी नहीं होता और टेक्नो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का आगाज है, अभी जो करना है खुद ही करना है। This type of structure is very flexible and can react quickly to changes. इस बात को जरा सीरियस लीजिएगा, चेंजेस पे रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर ही हमारा यही है कि चेंज को कैसे मैनेज करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है? जनरल क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। क्योंकि सर इसमें सर जो हमारे पास जो सुपरवाइजर्स नहीं है, या फिर जो हमारे काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनसे उनका डायरेक्ट सर कनेक्शन होता है, वो अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं सर। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो क्या कहते हैं लीडर्स हैं कंपनी के। सर इन्फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है। हाँ, आपकी इन सारी बातों को अगर मैं बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मिडिल लाइन मैनेजमेंट नहीं होती बीच में। यस सर। यस सर। और चूंकि मिडिल लाइन मैनेजमेंट नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर हो सकती है, किसी भी वाले से हो सकती है। समझे बात की? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आगे उसने रीजन भी बता दी है। रीजन क्या है? नुशेरवान पढ़ो जरा, रीजन का लिखी हुई है बिकॉज के आगे। Because the strategic apex controls the operating core directly. हाँ, समझ आ गई होगी कि जो स्ट्रेटेजिक आपका लेवल है वो ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो चूंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल है आपका, तो इजीली में अच्छा, यही अगर हम देखें लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, लॉन्ग चेन ऑफ हायरार्की, तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज़ से कभी गुजरे हो, या कभी आपका लाहौर बोर्ड का दफ्तर या अपने अपने बोर्ड का दफ्तर लगा हो, चक्कर लगा हो सॉरी, तो आपको लाग पता जाए कि गवर्नमेंट के काम होते कैसे हैं।
क्यों डिलेज होते हैं? वजह यह है कि लॉन्ग चेन। यस सर, ब्यूरोक्रेसी सर, वो ब्यूरोक्रेटिकली काम होता है तो सर वो बहुत टाइम लगता है, सवारी बहुत होती है। खबारी होती है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी इज 100% द वर्किंग कंडीशंस विच आर स्टेबल इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मशीन ब्यूरोक्रेसी, आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? मैकेनिस्टिक मशीन है ना, मशीन भी एक मैकेनिज्म पे काम करती है। Yes, sir. आपने कभी देखा होगा फलाने गांव में कोई फलाना जानने वाला है, उसका हाथ कट गया, उसका बाजू कट गया, किसमें? टोके में आके। हालांकि ये एग्जांपल देनी बनती नहीं है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए। अब टोके में आके हाथ क्यों कटा है? टोके में तो वो पट्टे डालते हैं, हाथ कैसे कट गया? क्यों? क्योंकि मशीन को नहीं पता कि ये पट्टे हैं और ये टोका है। मशीन को सिर्फ इतना पता है कि जो इंस्ट्रक्शन दी है, स्विच ऑन हो गया तो मैंने चलना है और मैंने चलते रहना है, अब बीच में जो भी आएगा वो कटेगा। ठीक है, अब हमने बात की थी स्टेबल इन्वायरमेंट की। स्टेबल इन्वायरमेंट लास्ट टाइम हमें पढ़ा, कार मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक इन्वायरमेंट ज़रा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि आपको पता है कि आपने इस तरह की ही गाड़ियां बनानी है। सुजुकी मेहरान की हमने बात की थी, कितनी, मेरा ख्याल है कि बचपन से लेके आपकी जवानी गुजर गई होगी, या चलो गुजरी तो नहीं, मेरी तो गुजर गई है, बचपन से लेके जवानी तक मेहरान को उसी हालत में देखा। क्यों? स्टेबल एनवायरनमेंट था, जैसी थी वैसी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। यस सर। अच्छा, अब यहां पे वो कहता है इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है द टेक्नो स्ट्रक्चर इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या बात आ गई भाई? टेक्नो स्ट्रक्चर कैसे डोमिनेंट एलिमेंट हो सकता है? क्यों? हमें तो ये पता था कि टेक्नो स्ट्रक्चर है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी तो डेली बेसिस पे अपग्रेड हो रही है, तो यहाँ पे कैसे टेक्नो स्ट्रक्चर आपका डोमिनेंट एलिमेंट हो गया? ऊपर से है भी मशीन ब्यूरोक्रेसी। कोलो फेज में तजाद आ गया ना, मतलब जो हमारा पहला कंसेप्ट था टेक्नो स्ट्रक्चर को लेके और ये वाला पढ़ के, इन दोनों में डिफरेंस नहीं आ गया? Yes, sir. तो इस बात का मतलब क्या हुआ? जहाँ जाके पूछ लीजिएगा किसी और बंदे से, खुला चैलेंज करता हूँ आपको, इस बात का मतलब पूछ लें। द टेक्नो स्ट्रक्चर इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब यही हुआ इस बात का भाई मेरे, कि जो टेक्निकल लोग होते हैं ना वो डोमिनेट करते हैं। अब टेक्निकल लोग कौन हो गए? कार मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है लाखों के हिसाब से लोग, इंजीनियर्स तनख्वाह लेते हैं डिज़ाइन करने में, उसको फार्मुलेट करने में। वो क्यों ले रहे हैं? और जो गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, आपको पता है, आप लोग सारे मोटरसाइकिल चलाते हैं, पता है आपको? यस सर। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसने आज तक मोटरसाइकिल नहीं चलाई हो? मैंने सर। आप तो फिर मोटरसाइकिल लेने के चक्कर में है ना, इसलिए आप लोगे तो चला लोगे। अच्छा, अब ये मेरी और जैद की बात है, आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बाइक देख लें, कोई भी नई बाइक देख लें, उस नई बाइक का जो हैंडल होता है, नई बाइक का हैंडल होता है, वो किसी खास एंगल पे होता है। हम लोग उसको हैंडल छोटा कर लो, हैंडल नीवा कर लो, हैंडल ऊंचा कर लो, ठीक है, बड़ा हैंडल लगवा लो, ये सारा कुछ हम बाद में करते हैं। लेकिन जो बाइक तैयार होती है उसका हैंडल भी आपके बैठने के हिसाब से एक खास मेजरमेंट पे बना होता है, और हम लोगों को नहीं पता इस बात का। आपकी कमर के हिसाब से उसका हैंडल बनाया जाता है कि कहाँ पे जो पैसेंजर है वो कंफर्टेबल होगा। आपको पता था इस बात का पहले? सर अभी पता चला। हम लोग यही समझते हैं इन्ना ऊंचा हैंडल है यार, एंज इस तरह करके बहना पैंदा, इन्ने ही उत्ते ये वो, ठीक है भाई, उसके पीछे इंजीनियर्स हैं, उसके पीछे साइंस है।
वो कौन लोग हैं? वो मशीन ब्यूरोक्रेसी है, और वो लोग डोमिनेट करते हैं भाई, डोमिनेंट एलिमेंट है वो। सर ये वर्ड मशीन ब्यूरोक्रेसी, सर ये समझ नहीं आया कि ये टर्म एक्चुअली है क्या? मैकेनिस्टिक, मैकेनिस्टिक समझ आई थी कल? यस सर। मशीन से ही वर्ड निकला हुआ है मैकेनिस्टिक। तो सर ब्यूरोक्रेसी से सर क्या कनेक्शन है इसका? ब्यूरोक्रेसी बेसिकली, ब्यूरोक्रेसी इज द बिहेवियर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिहेवियर। क्यों? Right. अगर हम अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को देखें तो वहां पे कहा जाता है जो कह दिया सो हो गया, बात खत्म, बस ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी मींस कि आपके वो सारे रेगुलेशंस जो डिफाइंड है, बस सीएसएस का बंदा कोई भी, एएसपी, आपका कोई डीजीएम, कोई भी बंदा जो सीएसएस करके आता है भाई, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करता है। अगेन आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट में ब्यूरोक्रेसी के कुछ डेडलाइंस हैं जो करनी ही करनी, कल्चर में आके चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। समझिए बात क्यों? यस सर। अच्छा, ये होगी मशीन ब्यूरोक्रेसी, वो हमने मैकेनिस्टिक में पढ़ लिया था। फिर आ गई डिविजनल फॉर्म। डिविजनल फॉर्म, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी आपने? Yes. sir. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है आपने? यस सर। ये सारा वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर आ जाती है एडोक्रेसी। एडोक्रेसी, एडोक्रेसी को आप इस तरह से याद रख लें, कम्प्लेक्स एंड डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपके आईटी हाउस, आपके सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई खाता नहीं है, बड़े का छोटे का सब बराबर, वो एडोक्रेसी है। ठीक है, और वो कैसे हो सकती है? प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर वो एडोक्रेसी है, फिर सबने मिलके काम ही करना है। उसमें ये नहीं होता कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। प्रोजेक्ट है, काम खत्म करना है, बात खत्म। ठीक है, एडोक्रेसी। ठीक है, साथ इसने बता दिया वेयर इनोवेशन इज असेंशियल फॉर सक्सेस। आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, एप्पल को तो जानते हैं ना? Yes, sir. यस सर। एप्पल में जब कोई इनोवेशन होनी है तो सबने ही करनी है भाई, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो उसमें जो इनपुट दे सकते हैं वो देगा। अच्छा, फिर इसके साथ आ जाती है आपकी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, सच एज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन अ बैंक। जो स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड लोग, ठीक है, वो अपनी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की बेस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर टेक्नो स्ट्रक्चर में और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में क्या फर्क हुआ? यस सर। नहीं, ये तो मैंने कहा तो आ गया ना, वैसे तो नहीं आया। क्यों जी, सवाल आया ज़हन में? सर आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ सर। ओके, अब ये देखें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज ऑफन फाउंड इन एंटिटीज वेयर द ऑपरेटिंग कोर कंसिस्ट ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर की बात नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटिंग कोर की बात हो रही है कि आपके पास ऑपरेटिंग कोर में ऐसी टीम मौजूद है जो स्किल्ड है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप किसी बैंक में जाएंगे ना तो बैंक में आपको ऑपरेशंस मैनेजर मिलता है,
या मैनेजर ऑपरेशंस कह लें, ऑपरेशंस मैनेजर कह लें, ऑपरेशनल मैनेजर कह लें। उसके बाद उसकी पोस्ट क्या होती है? ब्रांच मैनेजर की। अब वो जो आपका बंदा है जो ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, वो इन हाउस काम कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि वो इन हाउस काम कर रहा है तो दैट इज पर्टिकुलरली एग्जेक्टिव। वी कैन नॉट क्लेम दैट अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इज नॉन एग्जेक्टिव। जो टेक्नो स्ट्रक्चर था वो नॉन एग्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में एग्जेक्टिव लोग ही होते हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो अपनी स्किल की बेस पे वहां पे काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Yes, sir. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी एडवाइजरी की, अगर वो लोग मुझे कहते हैं कि जी आपने हमारे साथ 24/7 काम करना है, ठीक है, हम उसका आपको ये पे करेंगे और आप अपने उस प्रोफेशनलिज्म की बेस पे हमें गाइड करते रहेंगे और मैं उनका परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता हूँ, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि आपसे जब हमें सर्विस चाहिए होंगी एज ए कंसल्टेंट, हम आपको रब्ता कर लेंगे, आपने हमें गाइड कर देना है वगैरह वगैरह, तो वो हो जाएगा टेक्नो स्ट्रक्चर। तो मेन डिफरेंस, बड़ी थिन लेयर है इसमें, थिन लेयर, ठीक है, बड़ी थिन लेयर है इसमें। मेन डिफरेंस कहाँ पे है? आपके फुल टाइम का और आपके पार्ट टाइम का। आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या आप उनके साथ एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ओके। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, देखो मेरी बात सुनो, आप लोग कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, अल्लाह करे आप में से बहुत सारे लोग सीएफओ बने। सीएफओ क्या होता है पता है? Chief Financial Officer. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा, अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या है? ऐसा बंदा जो सारे फाइनेंस को मॉनिटर भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है और उस पर अपनी राय भी दे रहा है, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं ना, बेसिकली ये लोग कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली उनको पे करती है। अब ये लोग चूंकि प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में जो लोग पाए जाते हैं, ये लोग 100% आपके साथ अटैच्ड है, ठीक है, एज ए कंसल्टेंट नहीं, एज एन एम्प्लॉय। देखिए मेरी बात सुने, आपको मजीद आसान करके समझाता हूँ। आप लोग सारे सीए कर रहे हैं, Yes. सीए में आप किसी इदारे में जाएंगे, वहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे। अगर तो वो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर आपके साथ फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे, फुल टाइम एम्प्लॉय के मीन कि जो उनका काम है उन्होंने करना है, तो वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कंसिडर होगी। और अगर वो लोग सिर्फ तब आएंगे जब आपको कोई मसला बन गया, कोई लीगल मसला बन गया, कोई अकाउंट्स का मसला बन गया, कोई टैक्स का मसला बन गया, कोई भी इस तरह का मसला बन गया, वहाँ पे आपको आके सर्विस दे रहे हैं और आप उसके लिए उनको पे कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज टेक्नो स्ट्रक्चर। Techno. दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और आई स्टिल क्लेम कि ये जो डिफरेंस है ये मार्केट में सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये डिफरेंस उस तरह से बताया ही नहीं जाता, डिलीवर ही नहीं किया जाता। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे एग्जांपल देता है कि प्रोग्रामर्स इन अ सॉफ्टवेयर फर्म, डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स इन अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। अब यार देखें, ये लोग वही हैं, डॉक्टर भी है, प्रोग्रामर भी है, लॉयर भी है, अकाउंटेंट भी है, लोग वही हैं। तो फिर टेक्नो स्ट्रक्चर में इसमें फर्क क्या हुआ? अगर हम टेक्नो स्ट्रक्चर को देख लें सिर्फ सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो सॉफ्टवेयर का तल्लुक किससे है? आईटी से। तो अगर ये बंदा आईटी का काम कर रहे हैं तो फिर इसको तो टेक्नो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में कहां से आ गया? डज इट मेक सेंस?
No, sir. तो बात यही है बेसिकली कि टेक्नो स्ट्रक्चर वो टेक्निकल लोग हैं जो आपके इदारे के साथ एंगेज हैं और आपको एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में वो लोग आपके साथ अटैच होते हैं जो यही वाले काम टेक्नो स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। अब देखो ना, टेक्नो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है अकाउंटेंट्स और आईटी, ये दोनों एग्जाम्पल दिए हैं टेक्नो स्ट्रक्चर में, यही एग्जाम्पल Yes, नीचे sir. भी दिए हुए हैं। तो टेक्नो स्ट्रक्चर मतलब जो आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज के हवाले से आपको गाइड करते हैं, और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि आप कहते हैं कि हमारे पास सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे लोग हमारे साथ एंगेज हैं, ये हमारे साथ काम कर। देखो मेरी बात सुनो, एक टीचर है किसी इदारे में काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जब उस इदारे में काम कर रहा होगा ना, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा ना, तो उस इदारे के लिए वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा है। यही अगर वो किसी के साथ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे वो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम करेगा। तो चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहा है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज टेक्नो स्ट्रक्चर, और अगर किसी इदारे के साथ परमानेंट काम कर रहा है तो वो उसका एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होगा। सर जी, सर ये मशीन ब्यूरोक्रेसी और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में फिर क्या फर्क? आपके मुताबिक क्या फर्क होना चाहिए, मतलब आपको जो समझ आई है उसके मुताबिक। सर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी तो हमें पता चल गया सर कि फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे, मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक है, सर लेकिन मशीन इसमें भी टेक्नो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं सर, वो मशीन ब्यूरोक्रेसी में भी टेक्नो स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो आपकी मशीन ब्यूरोक्रेसी है ना, मशीन ब्यूरोक्रेसी का तल्लक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, आपके एक सिस्टम के साथ होता है, ठीक है। मशीन ब्यूरो लिख लो कहीं पे, अगर नोट कर सकते हो तो कर लो। मशीन ब्यूरोक्रेसी का तल्लक किसके साथ होता है, आपकी अथॉरिटी के साथ, आपकी हिरारिकल नेचर के साथ, ठीक है। और इसमें हम एक और टर्म इसमें यूज की जाती है, चले मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस ऑन पावर। रिलायंस ऑन पावर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो आपके पास इख्तियारात हैं उसके मुताबिक आपने काम लेना देना बस। यस सर। और जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली, ठीक है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं पे जाके आपके जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट होने का ताल्लुक है वो वहां पे आ जाता है, फंक्शनल स्पेशलिस्ट, ठीक है। जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होगी वहां भी आप अपने काम को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप कंट्रोल करने के साथ साथ आप डिफरेंट कंट्रोल्स, डिफरेंट मैयर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स वो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया सर, तो इसका काम मतलब ये है जी जी सर कि प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो होती है सर, ये इसकी कुछ लिमिट्स नहीं होती है, अपनी तरीके से काम कर सकते हैं, और मशीन ब्यूरोक्रेसी की लिमिट्स होती है सर। लिमिट्स भी होती हैं और कॉम्पिटेंसी का लेवल भी होता है, ठीक हो गया, कॉम्पिटेंस की बेस पर। ठीक हो गया। जो है ना बेसिकली जो आपकी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है ना, या आप कह लें कि दिस इज नॉट द केस विद मशीन ब्यूरोक्रेसी बिकॉज द वर्क इज रूटीनाइज्ड एंड द सिंपल फॉर एवरीवन कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट विद और विदाउट प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि जो मशीन ब्यूरोक्रेसी है ना उसमें हर बंदे को बता दिया गया है कि ये काम आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका काम है 2 + 2 = 4, ठीक है। आपने कहा जी आज कितनी फीस आई है, जी आज 10,000 आई, आज 20 आ गई, आज 30 आ गई, ठीक है जी कैलकुलेट कर लो जी 40,000 आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये मशीन ब्यूरोक्रेसी है। अब प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी क्या कहेगी, वो कहेगी कि भाई
अगर आज के दिन में हमारे पास 40,000 आया है तो आज के दिन में हमारे पास 30,000 रुपया खर्चा भी हुआ है, तो मतलब जो 10,000 का रेवेन्यू है सिर्फ हमने वो जनरेट किया, और 10,000 के रेवेन्यू में एक्सपेंसेस भी डालेंगे, एसेट लायबिलिटीज भी डालेंगे, ये वाला जो सारा काम है ये काम करेगी आपकी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ठीक हो गया सर। मशीन ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि जस्ट जो उसको कह दिया उसने वो कर देना है, बात खत्म। मशीन के तौर पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है सर। मतलब आप देखो, अकाउंटेंट के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया। आप एक जगह पे काम कर रहे हो ना भाई, आपने कहा कि जी मेरा काम है सिर्फ मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दूँ, ठीक, उन्होंने कहा ठीक है बना दो, मान गई मशीन ब्यूरोक्रेसी। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और उस पे आपने अपना एनालिसिस भी दिया कि देखे जी इस, हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये नुकसान, इसके ये फायदे, ये लटरम पटरम, ये वो आपकी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होगी। क्लियर हो गया सर पॉइंट। क्लियर बेटा? क्लियर सर। अच्छा, लास्ट का हमारा ये टॉपिक है, उसमें सिंपल उसने क्या किया हुआ है, डिफरेंस किया हुआ है 6 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस का। वो किस चीज की बेस पे डिफरेंस है? इन्वायरमेंट कैसा होगा, इंटरनल फीचर क्या है, की ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट और मेन कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब ये कौन सी है, ये आपकी वो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका डिफरेंस है। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, ये ऐसे ही ऐसे, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना पूरे का पूरा, ठीक है, बिल्कुल आप कह लेंगे जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं ना उसका क्रक्स है, और उसने बताया कि इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, बस, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लोग इसको खुद पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो मुझे बता दें, मैं अभी पढ़ा देता हूँ। नहीं सर पढ़ लेंगे, अगर कोई मसला है तो कल बता देंगे। नहीं कल नहीं बताना, अगर कोई मसला होगा तो आपने मुझे शाम को ही बताना है, क्योंकि कल आपका पहला टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, और वो टेस्ट आपको तकरीबन 1:40 पे असाइन होगा, और आपने शाम को 6 बजे तक इसको आपने अटेम्प्ट करके सेंड करना।